वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं अथर्वा। तो मूवी के शुरुआत में अथर्वा नाम के एक आदमी को देखते हैं। अथर्वा की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। पता है क्या है, उसके शरीर पे में बहुत ज्यादा चोटें आई थी। लेकिन दोस्तों तभी गुंडा अथर्वा के सर पर गन तान देता है। अब आपके मन में ये जरूर आएगा कि ये गुंडा अथर्वा को क्यों मारना चाहता है। तो चलिए इसके जवाब में जाने के लिए पूरी मूवी जाती है पास्ट में और हम अथर्वा को देखते हैं। अथर्वा का ना बचपन से ही पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देखता था, इसलिए वो पुलिस का एग्जाम भी देता है। एग्जाम में अथर्वा पास भी हो जाता है, लेकिन जब उसका फिजिकल टेस्ट होता है ना, तो वो बेचारा उस टेस्ट में फेल हो जाता है, क्योंकि ज्यादा भागने की वजह से उसकी सांस फूलने लग गई थी और इसी वजह से वो बाहर हो जाता है। अब आगे का एक दिन जब जाते हैं अपने दोस्तों से मिलने, तो वहां पर दोस्त उसका अथर्वा का मजाक उड़ाते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, अभी तू कैसे बनेगा ऑफिसर, तू तो भाग भी नहीं पाया। दोस्तों की ये सारी बातें सुनकर अथर्वा बहुत ज्यादा निराश हो जाता था। एक दिन की बात है कि वो अपने एक दोस्त के साथ शाम के समय ड्रिंक कर रहा था, तभी अथर्वा के सामने उसके अंकल आ जाते हैं। अथर्वा के अंकल दोस्तों एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। अंकल कहते हैं कि तुम पुलिस की नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं बेटा, आखिर तुम एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का एग्जाम देना चाहिए। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भी पुलिस की मदद करती है और जब भी पुलिस के पास कोई मिस्ट्री केसेस आते हैं तो वो पुलिस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की ही मदद लेती है। यहाँ दोस्तों अथर्वा अपने मन में सोच लेता है कि उसको एक बार फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का एग्जाम तो देना ही चाहिए। इसके बाद वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की पढ़ाई भी शुरू कर देता है। काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का एग्जाम दोस्तों क्लियर कर देता है और वो अंदर से बड़ा खुश होता है कि चलो मैं किसी के काम तो आया। साथ ही साथ गाँव वाले भी सभी खुशी के मारे अथर्वा के लिए बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सब नाचने लग जाते हैं। चलो बढ़िया हुआ, अच्छी जगह निकल गया। अब आगे अथर्वा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए आता है, तो वहां पर अथर्वा का हेड होता है स्वामी। तो अथर्वा को जो की टीम से मिलाता है। अथर्वा की टीम में सारा, दिवाकर और नानी होते हैं। जिसके बाद स्वामी अथर्वा से कहता है कि हमारा प्रोफेशन सच्चाई को ढूंढ कर लोगों के सामने लाने का है और मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम अपनी जॉब ईमानदारी से करोगे। इसके बाद दोस्तों अथर्वा अपने कैबिन में जाकर अपना काम शुरू कर देता है। अथर्वा को देखकर साफ साफ लगता है कि उसे अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार है। एक दिन अथर्वा और नैनी एक साथ घूम रहे थे और वहां पर नैनी अथर्वा को सारा के बारे में बताता है कि सारा पहले काफी खुश रहती थी, लेकिन जब से सारा ने डीआईजी के बेटे को बॉयफ्रेंड बनाया है तब से सारा काफी टेंशन में होती है, क्योंकि डीआईजी का बेटा जो है ना वो साइको है और इसलिए डीआईजी का बेटा हमेशा सारों को परेशान करता रहता है। अब दोस्तों अथर्वा हमेशा की तरह अपने काम में लगा होता है, पर अभी तक तो अथर्वा को एक भी ढंग का केस नहीं मिला था, इसलिए वो हमेशा एक ही अच्छे केस की तलाश में रहता है। एक दिन अथर्वा के पास एक चोरी का केस आता है और ये चोरी एक ज्वेलरी शॉप में हुई होती है। जिसके बाद अथर्वा अपनी टीम के साथ उस ज्वेलरी शॉप पर जाता है। जब ज्वेलरी शॉप का सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को बताता है कि जब शॉप में चोरी हुई तो मैं उस वक्त शॉप में नहीं था और इसलिए चोरों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो कब आए और कब चोरी करके चले गए मुझे नहीं पता। इंस्पेक्टर रविंदर रविंदर ऑफिसर सारी डिटेल पूछता है। तब ऑफिसर उसे बताते हैं कि चोर दीवार के रास्ते से शॉप में अंतर गए होंगे। लेकिन दोस्तों ये बात ही कर ही रहे थे कि तभी वहां पर अथर्वा बीच में आकर रविंदर से कहता है कि सर, चोर दीवार से के रास्ते से नहीं बल्कि वॉशरूम से आए थे, क्योंकि वॉशरूम में चोरों के चारों के फिंगरप्रिंट मिलते हैं। साथ ही साथ चोरों ने शॉप में आने के बाद ये सारी प्लानिंग बनाई थी। जिसके बाद दोस्तों पुलिस को वहां पर एक गुजराती न्यूज़पेपर में हथियार बंधे हुए मिलते हैं। तो अब रविंदर शहर के सारे गुजराती मेंबर्स को ड्रेस करवाता है, उन सभी गुजराती लोगों को बुलाकर उनके फिंगरप्रिंट्स को चेक करवाता है। इसके बाद पुलिस को दो आदमियों के फिंगरप्रिंट्स मैच भी हो जाते हैं। पुलिस उन दोनों को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। अथर्वा भी अपना केस सॉल्व करके अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब पुलिस इन सवरी के बारे में मीडिया को बता रही होती है। तभी अथर्वा को वहां पर नित्य नाम की एक लड़की दिखती है। अथर्वा नित्य से पहले से ही जानता था, क्योंकि अब जाते हैं पास्ट में। तो नित्या एक ही स्कूल में पढ़ते थे कि साथ ही साथ अथर्वा नित्या से बहुत प्यार करता था, लेकिन अथर्वा के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वह सामने से नित्या को आई लव यू कह पाए और इसी वजह से अथर्वा चाहकर भी नित्या से आई लव यू नहीं कह पाया था। अब आगे अथर्वा नित्या से मिलने जाता है तो नित्या उससे पूछती है कि तुम कौन हो। अथर्वा बताता है कि हम दोनों, तुम्हें याद नहीं है क्या, एक ही साथ स्कूल में पढ़ा करते थे। तब जाकर नित्या को उसकी पहचान होती है। वो उन दोनों को पहचान जाती है, उनसे हाथ भी मिलाती है और नित्या से हाथ मिलाकर अथर्वा बहुत ज्यादा खुश था उसे और नाचने भी लग जाता है। वो तो नित्या को ऐसा, दोस्तों असलियत में भी ऐसा ही होता है और जिसके बाद अथर्वा और नित्या एक दूसरे से काफी मिलने लग जाते हैं और दोनों के बीच में काफी सारी बातें भी होती हैं। अथर्वा धीरे धीरे नित्या के करीब आ जाता है और नित्या भी अथर्वा को अपना दोस्त अच्छा बना लेती है। एक रात की बात है कि अथर्वा के दोस्त उसे कहते हैं कि भाई तुम्हें नित्या को प्रपोज कर देना चाहिए, क्योंकि पहले तुमने उसे खो दिया था पर अब नित्या तुम्हारी जिंदगी में वापस आ चुकी है, तो अब उसको जाने मत देना और तुम्हें जल्दी से नित्या को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। अथर्वा भी सोचता है कि हाँ ये तुम सही कह रहे हो, मुझे बता देनी चाहिए। सोचता है कि हाँ चलो नित्या को अपने दिल की बात बता दूंगा। अगले दिन वो नित्या से मिलने जाता है और इस बार अथर्वा दोस्तों नित्या से आई लव यू कह नहीं पाता, पर तभी नैनी अथर्वा से कह देता है कि तुम घबराओ मत,
नित्या से जाके आई लव यू कह दो। और अथर्वा पूरी जोश में नित्या से आई लव यू कहने वाला होता है। फिर तभी वहां पर नित्या उससे कहती है कि मेरी जोशनी ने वो है ना उसके घर पर बुलाया जोशनी ने, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे, जोशनी के घर चलोगे? हाँ दोस्तों, तो फिर वो कहता है हाँ हाँ चलोगे। फिर मशहूर एक्ट्रेस होती है अथवा भी नित्या के साथ जोशनी के घर पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब दोनों जोशनी के घर जाते हैं तो देखते हैं ये क्या था, उसके बॉयफ्रेंड शिवा की लाश मिलती है। बस दोस्तों ये सब कुछ देखकर नित्या और भी ज्यादा काफी शौक में जाती है। नित्या बड़ी दुखी हो जाती है कि ये क्या हो गया मेरे दोस्तों के साथ, और वो भी अपने दोस्त की मौत पर रोने लग जाती है। अथर्वा भी उसको संभालता है। उसके बाद अथर्वा जल्दी से पुलिस को कॉल करके सारी बातें बता देता है। पुलिस इसके बाद जोश में नित्या के घर पर आ जाती है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है। साथ ही साथ पुलिस को शिवा के हाथ में गन भी मिलती है। और फिर पुलिस जोश के पड़ोसियों से पूछताछ के बारे में पूछते हैं कि क्या जोशनी के पड़ोसी पुलिस को बताते हैं कि काफी बार हमने जोशनी और शिवा के आपस में लड़ते हुए देखा था, और यहाँ तक कि जोशनी शिवा पर काफी चिल्लाया भी करता था। इसके बाद पुलिस मीडिया को बताती है कि शिवा ने जोशनी नहीं का खून किया है, क्योंकि उन्हें शिवा के हाथ में गन मिली थी, जिससे दोस्तों उनको लग रहा था कि शिवा ने ही जोशनी को मारा है। और यहाँ तक कि जोशनी के पड़ोसी ने भी यह बात बताई थी कि जोशनी और शिवा के बीच काफी लड़ाई हुआ करती थी, और शायद इसलिए शिवा ने जोशनी को मार दिया डाला होगा, और उसको मारने के बाद शिवा ने खुद भी आत्महत्या कर ली होगी। ये सब कुछ सुनकर नित्या पुलिस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि नित्या जोशनी नहीं को आज बहुत अच्छे से जानती थी। नित्या रविंदर के पास जाकर उसे कहती कि शिवा ने नित्या को नहीं मारा, बल्कि उन दोनों का मर्डर हुआ है। रविंदर नित्या से कहता है कि हमें कोई सबूत नहीं मिला, उसके मुताबिक शिवा ने अपने गन से नित्या का खून किया है और खुद को भी मार दिया है, इसलिए ये मर्डर नहीं बल्कि आत्महत्या का केस है। इसके बाद दोस्तों नित्या अथर्वा को सारी बातें बताती है कि शिवा एक डायरेक्टर है, तो शिवा ने ही जोशनी को एक्ट्रेस बनाया था। साथ ही साथ शिवा और जोशनी आपस में लड़ने की एक्टिंग किया करते थे। बस ये सब सारी बातें सुनकर अथर्वा सोचने लग जाते हैं आखिर शिवा और जोशनी का खून किसने किया होगा। दूसरी तरफ रविंदर जोश के एक्टर को विजय से मिलने जाता है, जो कि वहां पर रविंदर विजय से पूछता है कि जोशनी के मरने से पहले उसने तुम्हें कुछ कहा था क्या? विजय कहता है, उसे बताता है कि मैं काफी दिनों से जोशनी से नहीं मिला था, तो इसलिए मुझे जोशनी के नए बारे में कुछ नहीं पता। और आप कह रहे होंगे कि मुझे उससे कुछ बताया होगा। नहीं रविंदर, मुझे सर मुझे नहीं कुछ नहीं पता, आज करके चला जाता है। और दोस्तों उसके बाद हम विजय के पास के बारे में जानते हैं। और तब विजय और जोशनी एक साथ दोस्तों के साथ काम किया करते थे, लेकिन एक दिन विजय जोशना के साथ बदतर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, और इसी वजह से जोशनी ने विजय पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाती है। विजय को भी धक्का देकर वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से जोशनी ने विजय के साथ काम करने के मना कर दिया था। अब अथर्वा अपने रूम में सो रहा होता है, तभी उसे सपने में जोशनी और शिवा दिखाई की लाश दिखती है। अथर्वा का मन ही उससे काफी बेचैन हो जाता है। इसी तरह वजह से अथर्वा ठान लेता है कि अब बस मैं कैसे भी करके उस असली गुनाहगार को ढूंढ कर रहूंगा। वो नानी जोशनी के घर पर जाते हैं और अथर्वा को एक डायमंड रिंग मिलता है। दोस्तों उसके बाद वो नानी के साथ एविडेंस ढूंढने लग जाता है, जहाँ पर शिवा के पर्स में उस डायमंड रिंग का बिल भी मिलता है। फिर क्या था, अथर्वा समझ जाता है कि शिवा के जोशनी का खून नहीं किया, क्योंकि जिस दिन जोश दोनों का खून हुआ था उस दिन शिवा ने जोशनी के लिए एक डायमंड रिंग लिया था, और अगर वो शिवा को जोशनी को मारना था तो शिवा जोशनी के लिए डायमंड रिंग नहीं खरीदता। क्यों? इसके बाद अथर्वा और नित्या शिवा के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं, जहाँ शिवा के माँ बाप उसे बताते हैं कि शिवा और जोशनी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, दोनों आपस में शादी भी करना चाहते थे, और कभी भी शिवा और जोशनी के बीच लड़ाई नहीं हुई थी, जरूर उन्हें किसी ने जानबूझकर मारा है। ये सारी बातें बोलते समय शिवा के माँ बाप की आंखों में दोस्तों आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके बेटे की मौत और उनकी गर्लफ्रेंड की मौत इस वजह से हो जाएगी। और अथर्वा और नैनी अब जब अपने ऑफिस से जा रहे होते हैं तो तभी उसे एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम रघु होता है, वो अथर्वा से कहता है कि जोशनी का नई का केस बंद हो चुका है, और तुम जोशनी नई के केस को रीओपन करने की कोशिश मत करो, वरना मैं सर से कहकर तुम्हारा सस्पेंड करवा दूंगा। ये सुनकर अथर्वा दोस्तों रघु पर थोड़ा गुस्सा हो जाता है, पर अथर्वा के पास कातिल के खिलाफ कोई सबूत तो नहीं होता, इसलिए अभी वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। फिर वो टीवी पर विजय का इंटरव्यू देखता है, और जब विजय से इंटरव्यू में जोशनी के बारे में पूछा जाता है तो विजय रिपोर्टर से कहता है कि जोशनी के काफी लोगों के साथ अफेयर्स थे, और इसी वजह से शिवा ने जोशनी का खून कर दिया होगा, क्योंकि एक बार विजय और जोशनी के आपस में लड़ाई हुई थी। दोस्तों ये सारी चीजें सुनकर अथर्वा विजय पर यहाँ से नजर रखना शुरू कर देता है। एक रात की बात है कि विजय क्लब में पार्टी कर रहा होता है, तभी अथर्वा नित्या से कहता है कि तुम आज जाकर विजय की ड्रिंक में ये सच बोलने वाली गोली मिला दो। दोस्तों ये गोली खाने से इंसान सच बोल सकता है। इसके बाद नित्या भी विजय के पास जाकर चोरी से विजय के ड्रिंक में वो गोली मिला देती है, जिसके बाद विजय काफी नशे में झूमने लग जाता है। इसी बीच वहां पर अथर्वा मौके का फायदा उठाकर विजय को पकड़ लेता है। अब अथर्वा से पूछता है कि तुमने उस जोशनी
का खून क्यों नहीं क्यों किया, बताओ जल्दी। विजय कहता है कि मैंने किसी जोशनी को नहीं मारा। बस दोस्तों यहाँ से विजय की बातों पर उसे यकीन हो जाता है कि उसने टाइम में एक ऑफिसर अथर्वा और विजय का वीडियो बना रहा था। इसके बाद ऑफिसर उस वीडियो को रविंदर को दे देता है। रविंदर भी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड के पास जाकर उन्हें की सारी सच्चाई बता देता है कि आपके ऑफिसर यह कहकर कहते हैं कि केस के सॉल्व होने के बाद भी अथर्वा इस केस को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों अथर्वा के हेड उसे 6 महीने के लिए सस्पेंड कर देते हैं। साथ ही साथ अथर्वा को जोश नहीं कि केस से दूर रहने के लिए भी कहा जाता है। अब नानी कहता है कि अथर्वा से कि आखिर तुम इस केस के लिए अपनी जॉब खतरे में क्यों डाल रहे हो। अथर्वा उसे बताता है कि जब से मैं स्कूल में था ना, तब कुछ पुलिस ऑफिसर मेरे पापा को झूठे केस में अंदर डाल दिए थे और मेरे पापा ये शर्मिंदगी सह नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उस दिन से मेरा सपना था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनकर निर्दोष लोगों की मदद करूंगा। और जब भले ही मुझे जॉब से सस्पेंड कर दिया गया हो, लेकिन मैं जोशनी और शिवा के कातिल को ढूंढ कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अथर्वा यहाँ से दोस्तों जोशनी के नए कॉल रिकॉर्ड्स को चेक करता है और कॉल रिकॉर्ड डिटॉल में अथर्वा की एक अननोन नंबर दिख जाता है। जोशनी को उस अननोन नंबर से काफी बार कॉल आया था, तब वो उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन फोन आता है स्विच ऑफ। इसके बाद अथर्वा जोशनी का नई बैंक डिटेल निकालता है। वहां उसे दिखता है कि जोशनी ने मरने से पहले 1 लाख किसी को भेजे थे। अथर्वा उसे दूसरे आदमी को बैंक डिटेल निकाल लेता है, साथ ही साथ उस आदमी का फोटो भी फिंगरप्रिंट करवा लेता है। और दोस्तों उस आदमी का नाम होता है शाहरुख। अथवा शाहरुख से मिलने उसके घर पर जाता है, लेकिन अथर्वा को घर में शाहरुख नहीं मिलता। हर जगह वो शाहरुख को ढूंढने लग जाता है और आखिर में वो था कौन, तो वो अपने घर पर रह रहा था। लेकिन तभी रास्ते में उसे शाहरुख दिख जाता है। आखिरकार अथर्वा भागते हुए सीधे उसके पास जाता है। वो पूछता है कि जोश में तुमने 10 लाख क्यों दिए थे, जल्दी बताओ। शाहरुख बताते कि कुछ दिन पहले एक आदमी मेरे पास आया था। उस आदमी ने मेरा एक बैंक अकाउंट खुलवाया था, जिसके बाद वो आदमी मेरे अकाउंट पर मेरे पैसे मांगता था। और यहाँ दोस्तों अथर्वा समझ कि वो आदमी अपना अपना डिटेल सबके सामने नहीं दिखाना चाहता था। और दोस्तों वो आदमी है कौन, इसका पता अब जल्द चलने वाला है। बस अथर्वा बैंक में जाकर उस आदमी का सीसीटीवी फुटेज देखने लग जाता है। जिस दिन शाहरुख और वो दूसरा आदमी बैंक से पैसे निकालने आए थे, वहीं अथर्वा को उस दिन का फोटो भी मिल जाता है, लेकिन अभी तक अथर्वा को उस आदमी का नाम नहीं पता चलता। इसके बाद रात के समय फॉरेंसिक जेल लैब में चोरी छुपे उस आदमी को फोटो स्कैन करके उसका इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है। पर तभी दोस्तों वहां पर स्वामी आ जाता है और स्वामी अथर्वा से कहता है कि मैंने तुम्हें इस केस से दूर रहने को कहा था ना, तो यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो लैब के अंदर, चलो यहाँ से जाओ, नौकरी से निकाल दूंगा, याद रखना। अथर्वा भी दोस्तों स्वामी से कहता है कि सर आप मुझे भले ही नौकरी से निकाल दीजिए, पर असली कातिल को ढूंढ कर रहूंगा। अगले दिन की बात है दोस्तों, अथर्वा जोश नहीं के साथ काम करने वाले जो एक्टर्स थे उनसे जाकर उस आदमी के बारे में पूछता है। जब वो एक्टर्स बताते कि वो आदमी जोशनी नहीं का सेक्रेटरी था, उस आदमी का नाम था सागर। साथ ही साथ दोस्तों वो लोग अथर्वा को सागर का एड्रेस भी दे देते हैं और जब अथर्वा उस एड्रेस पर जाता है तो वहां पर उसे सागर दिखाई दे जाता है। अगर सागर भी अथर्वा को देखकर वहां से तुरंत भाग जाता है, जिसके बाद अथर्वा उसको पकड़ने की काफी कोशिश करता है, पर अस्थमा की बीमारी के कारण वह ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता। अगली सुबह अथर्वा एक छोटी चोरी के केस में सागर को फंसा देता है और जब सागर पुलिस से कहता है कि अगर मैंने चोरी नहीं की, तब वहां पर अथर्वा आकर उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने चोरी नहीं की, लेकिन तुमने जोशनी को क्यों मारा ये बताओ। तब जाकर सागर उसे सच्चाई बता देता है कि वह जोशनी को नहीं सेक्रेटरी था। वो एक दिन सागर अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक्ट्रेस का ब्लैकमेल करने का प्लान बनाता है और वो लोग एक्ट्रेस के वैन में हिडन कैमरा लगा देते थे, जिसके उनके पास सारे एक्ट्रेस एसएमएस आ जाते थे और उसी एसएमएस के जरिए वो लोग एक्ट्रेस को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लिया करते थे। और दोस्तों ऐसे ही उन लोगों ने जोशनी के साथ भी किया था। अब ये सारी बातें सुनकर अथर्वा समझ जाता है कि पैसे तो इसी ने लिए हैं, बल्कि शायद इसी ने जोशनी का खून भी नहीं किया, पर आखिर ये कौन है जिसने जोशनी को मारा। तब अथर्वा सोचता है कि जरूरी नहीं कि खूनी की जोश के साथ कोई दुश्मनी हो, ऐसा भी हो सकता है कि खूनी शिवा का मारने आया हो और साथ ही साथ खूनी ने जोशनी को भी मार डाला हो। तो दोस्तों इसका मतलब अभी तक अथर्वा का गर्द से इंक्वायरी कर रहा था और असलियत में खूनी का दुश्मन जोशनी नहीं बल्कि शिवा था। अब अथर्वा को यकीन हो जाता है कि जो होनी तो किसी और के साथ थी, शिवा के साथ, लेकिन इसलिए अथर्वा उसको जीवा को भी मार देता है। इसलिए अथर्वा रविंदर के पास जाकर उसे बताता है कि सर शिवा ने जोशनी को नहीं मारा, बल्कि शिवा और जोशनी को किसी और ने मर्डर किया है। लेकिन दोस्तों रविंदर रघु से गुस्से में कह देता है कि इस अथर्वा को पुलिस स्टेशन से बाहर निकालो। रघु भी अथर्वा को पुलिस स्टेशन से धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। साथ ही साथ रघु अथर्वा से कहता है कि मैंने तुम्हें इस केस से दूर रहने को कहा था ना, तुम अभी भी यहाँ से बेचारा अथर्वा अपने घर आ जाता है। तभी कुछ लोग उसे किडनैप करके ले जाते हैं और यहाँ से मूवी आती है दोस्तों प्रेजेंट में। वो गुंडे अथर्वा पर जो हमला करने लग जाते हैं, लेकिन अथर्वा उन सभी गुंडों को बेहद अच्छे तरीके से मारता है। इसके बाद वहां रघु आ जाता है और अथर्वा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अथर्वा भी कम नहीं था। वह रघु को उल्टा पकड़ के बांध देता है और यहाँ पर वह बात पता चलती है कि शिवा और जोशनी के खून में दोस्तों रघु भी इन्वॉल्व था। तब रघु
अथर्वा रघु को सच बोलने वाली दवाई खिला देता है। इसके बाद रघु से कहता है, बताओ कि शेखर नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन अपने फायदे के लिए जमीन से ऑयल निकालता है, और ऑयल निकालने के लिए शेखर जमीन में ऐसे केमिकल्स इंजेक्ट करता था जिससे कि जमीन हमेशा के लिए बेकार हो जाती थी। शेखर अपने बिजनेस को चलाने के लिए बड़े बड़े नेताओं को पैसे दिया करता था। पर एक दिन शिवा के दोस्त विनोद को शेखर के काले धंधे के बारे में पता चल जाता है, और एक रात शिवा अपनी पेन ड्राइवर विनोद के पास छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद मुन्ने शेखर के कहने पर विनोद को मारने आते हैं। तभी विनोद शिवा के पेन ड्राइव में शेखर की सारी डिटेल को ट्रांसफर कर देता है, और जब शिवा को सारी बातें पता चलती है तो वो रघु के पास जाकर गया था पेन ड्राइव दिखाने। इसके बाद दोस्तों, शेखर के कहने पर राजू शिवा को मारने जाता है, पर तभी जोशनी वहां पर होती है, और इसलिए राजू ने उन दोनों को मार दिया था। राजू की सारी बातें पुलिस रिकॉर्ड कर लेती है। फिर रविंदर रघु के साथ शेखर को भी अरेस्ट कर लेता है, और दोस्तों इसी तरह ये मिस्ट्री यहाँ पर सॉल्व हो जाती है, और सबको पता चल जाता है कि शिवा और जोशनी को रघु ने मारा था। साथ ही साथ अथर्वा को उसका जॉब भी वापस मिल जाता है। और एक दिन अथर्वा और नित्या एक साथ बैठे बैठे होते हैं कि तभी अथर्वा को रविंदर का कॉल आता है, और रविंदर अथर्वा को कहता है कि सारा का खून हो चुका है, जल्दी आ जाओ। दोस्तों, अथर्वा सारा की लाश को देख कर पास आता है, जब उसे वहां पर एक नोट मिलता है और उस पर खूनी से लिखा होता है, दोस्तों, आई एम कमिंग सून। अथर्वा इसी के